हेलो एवरीबॉडी वाचिंग मी लाइव। जल्दी से एक बार बता देंगे कि मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो, लाइव हो। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। जल्दी से आ जाएंगे एक बार सारे प्यारे बच्चे और बता देंगे कि मैम एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग अनुरावती, प्रतिभा, प्रवेश। चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। एंड मैम एसएससी के लिए प्लेलिस्ट करा देना। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद मिल रहा है एंड उसके लिए बहुत बहुत सॉरी दैट वी वर अनेबल टू टेक क्लासेस। बहुत सारी चीजें जो हैं बट लेकिन अब एवरी डे 11 AM आपको मेरी क्लास मिलने वाली है ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो जो है अब बाकी आपके एग्जाम में लगभग 1 महीना रह गया है, 2 दिन एक्स्ट्रा ही मान के चलो। बट थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो 1 महीना लगभग रह गया है। लगातार आपको हमारी क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो टेंशन परेशानी नहीं लेनी है। तो इवन आई मिस्ड यू सो सो मच। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी दैट मैम आप कब क्लास लोगे, बच्चे मैसेज करके भी बोल रहे थे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? चलिए पूनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। इवन आई मिस्ड यू सो मच। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग जेबा, नीलम, प्रवेश। चलिए क्या करने वाले हैं आज? कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग दीपक, देव, शिवम, ज्योति, रितलेश, रुबिना, कविता, स्वाति। चलिए बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आज का सेशन जो है वो क्लास 8 के जितने भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन एक बार 2023 और 22 में 8 क्लास के सिविक्स के और ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो ऑब्वियसली सिविक्स हम करने वाले हैं, यानी कि जिसको बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। उसके क्वेश्चंस हैं लगभग 2022 और 23 का डेटा हम आज लेके आए हैं। धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस की इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की जो है फ्रीक्वेंसी और जो नंबरिंग होती है वो भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और जो बच्चा अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लेगा सीटेट निकालना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए। बाकी आप सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो। कोई डाउट्स या दिक्कत परेशानी होती है तो वो मैसेज करके पूछ सकते हो। 99.9% मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ, तो आप जो है यहाँ पर कनेक्टेड भी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप सब लोग रेडी हो तो एक बार फटाफट से थम्स अप कमेंट सेक्शन में भेज दो सो दैट आई कैन शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जोशना बेटा, अभी तक तो यही है जो भी सारा नोटिफिकेशन में आया है। अदरवाइज ये फ्लक्चुएशन तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हो। तुम बहुत सुंदर और बहुत ही दिमागदार और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो। ठीक है, तो तुम लोगों को टेंशन परेशानी नहीं लेनी है एनीवेज। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से करेंगे, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से करो भाई फटाफट से क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है? कोई दिक्कत परेशानी देखने में? चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग मोर देन वन डेवलप्ड गवर्नमेंट इन इंडिया इज व्हाट? भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? क्यों हमारे हम लोग ये बोलते हैं ना वन जो है हमारा एक देश हो एक इलेक्शन हो, है ना? वन नेशन वन इलेक्शन वाला कैंपेन अगर आपने सुना हो न्यूज में बहुत आता है, लेकिन ऐसा तो हमारे भारत देश में होता नहीं कि सारे लोग एक ही दिन जाके वोट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि भारत में एक से ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारें क्यों हैं? क्या वो समुदाय की बड़ी संख्याओं के कारण है? क्या वो सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा है? क्या वो रियासतों को तुष्ट करना है टू अपीज द प्रिंसली स्टेट, या फिर फेमिलियरिटी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। बताओ जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा भी दिमाग से सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो भिन्न भिन्न प्रकार की सरकार और सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स का कोई लेना देना तो है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, क्योंकि मैम हमारे को पुलिस चाहिए ना बॉर्डर्स पर, तो बॉर्डर्स पर सरकार का क्या मतलब? और इतना भी पता है कि जो डिफेंस के मुद्दे होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं, है ना? इतनी बातें तो हमें पता ही है। लेकिन मैम अगर हम प्रिंसली स्टेट की बात करें तो ये तो पहले एग्जिस्ट करती थी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और ब्रिटिश रूल तो हम पहले ही त्याग चुके हैं, तो आंसर क्या होगा? लेकिन हमें इसके एक्सप्लेनेशन समझनी है भाई साहब। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आया कहां से है सवाल। हमारा चैप्टर है 1, नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 8 का, क्लास कक्षा कक्षा 8 का चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? भारतीय संविधान चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमें ये दर्शाया गया है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी सारी एनसीईआरटी ना एक माला के तरह है और उसको हमें पिरोते जाना है।
जहां पर हमारी एनसीईआरटी हमें ये दिखाती है कि क्लास 6 में हमें पंचायती राज पढ़ा देती है, क्लास 7 में हमें राज्य सरकार के बारे में बता देती है, और क्लास 8 का ये जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता देती है। इसी पूरे सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। एक बार रिवाइज करेंगे फिर पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। फटाफट से यहां पर हेडिंग अगर हम डालें और लिखे फेडरलिज्म, ठीक है, और ये क्लास 10 तक खिंच जाता है पूरा चैप्टर, ठीक है, पूरा प्रॉपर चैप्टर है फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म क्या होता है समझो ध्यान से। ये लेवल ऑफ सरकार दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, सबसे ऊपर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सुन रहे हो ध्यान से? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है काइंड ऑफ ज्यादा पावरफुल होती है, और देश के जितने भी मामूली नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं वो ये देखती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, वो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कहां पर? यूनियन टेरिटरी, और पूरे भारत में इन्हीं की सरकार होती है, जो कि पीएम वगैरह जो होता है आपको पता ही है। फिर आती है राज्य सरकार, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? राज्य सरकार। समझ में आ गया? लेकिन मैम 1990s तक, भारत में 1990 तक यही सब कुछ चलता था। लेटर ऑन हमें समझ में आया, बहुत बढ़िया एवरीवन, हाँ इसको हिंदी में कहते हैं संघवाद, बहुत बढ़िया हर्ष। उसके बाद हमें समझ में आया कि इतने से काम नहीं चल रहा, हमें और ज्यादा इंटेंसिटी चीजों की बढ़ानी होगी, और इसलिए हमने यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का भी इंट्रोडक्शन कर दिया कि ग्राउंड से उठते हुए हम ऊपर बढ़े और फिर हम सेंट्रल में जाए, ठीक है। हाँ जी, तो ये बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कि इसको क्या कहते हैं। इसमें भी हमारा एक टाइप होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल कैसा होता है और हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? वर्टिकल मतलब क्या है? जो कि आपको ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है, जिसमें पावर थोड़ी बहुत कम होते हुए नजर आएगी। एक होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। इसमें होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी वैसे, ये इसमें होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। फिर यहां पर होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, और फिर होता है जुडिशरी। इतनी बातें पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक लेवल पर है, इनकी पावर हमेशा बराबर है, लेकिन यहां पर पावर डिवाइड हो रही है, ठीक है। इतनी बातें सभी प्यारे बच्चों को यहां पर समझ में आई गई होंगी, ठीक है। चलो, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर ये सारी बातें जो हमें समझनी थी। अच्छा, एक और बात करते हैं, एक बार जुडिशरी को भी ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जुडिशरी में भी हायरार्की है, कोई बच्चा हमें बताना चाहेगा? फटाफट से बताओ, जुडिशरी जो हमारी पूरी न्यायपालिका है उसमें भी हायरार्की है क्या? डेफिनेटली। इसमें भी हमें एक ट्राइंगल बनाना है, हमें यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से अपनी कहानी शुरू करनी है, जिसमें तहसील, तालुक, ये सारी चीजें आती हैं। डिस्ट्रिक्ट से हमारी चीजें हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, और फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। ये भी आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें पता होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि अपना कोई भी सीधा का सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी कोई अर्जी लगा दो। बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सुलझ जाते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं सीजीआई, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के में जो है बहुत सारे जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस वगैरह, लेकिन सीजीआई कहां पर जो हेड होता है वो हमारे पूरे भारत में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ये ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाती है। और नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट। हाई कोर्ट एक राज्य के दो भी हो सकता है, दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो ये हमारा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, एक बार इसको पढ़ लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital। यानी कि ऐसा नहीं कि नई दिल्ली में बैठ के आप राजस्थान के भी डिसीजन ले रहे हो, राइट, या फिर राजस्थान में बैठ के तुम कर्नाटक के डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बोला वो करेक्ट है। समुदाय जो है वो काफी बड़े नंबर में है, और श्वेता क्या चाहती है, प्रवेश क्या चाहता है, और पूजा क्या चाहती है, सबके अपने अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। सरकार को उस हिसाब से सारी चीजें संघ में चलानी होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, कुछ भी यहाँ पर सीधा सीधा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलो करो। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संसद बनते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? है ना, बताओ आकृति बेटा आंसर। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शंस भी है, ए बी सी, ओनली ए बी, बी डी, ए बी डी। बताओ पार्लियामेंट कहां पर है? पूरे भारत में पार्लियामेंट्स देखने को मिलते हैं क्या?
हाँ मैम, हम अपनी गली से बाहर निकले तो भी हमें पार्लियामेंट दिख गया, राइट? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब रिस्पॉन्स। चलिए एक बार इसको फटाफट से कर लेते हैं। वैसे ये हमारा पूरा जो कहानी है, ये हमारे जो है बेसिक्स आई है, ये हमें पता है, इतनी बात है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। देखो, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में जो सरकार है वो दिल्ली में बैठती है, हमारा जो संसद है वो दिल्ली में, और उसमें मैम ऑब्वियसली राज्य के विधानसभाएं नहीं आएंगी, क्योंकि राज्य के लिए विधानसभा हर एक राज्य में अलग अलग गिवन है। इसीलिए हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हटा देना है, और जहां पर सी होगा वो तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। अकेले ए और बी हो नहीं सकते, क्योंकि मैम पार्लियामेंट में आपने बताया है कि 3 लोग होते हैं, ठीक है? तो ए बी सी नहीं हो सकता, ए अभी अकेला नहीं हो सकता, और बी और डी अकेले नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी एंड डी। अब बहुत बच्चों को ये बताना है कि प्रेसिडेंट कौन से सदन के जो है हिस्से में रहते हैं। चलो बताओ, ठीक है? सबा बेटा, क्लास अभी हम प्लान कर चुके हैं, हर रोज 11 बजे मिलेगी, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो ना इतनी, ठीक है? हाँ, वो कुछ हैंग हो गया क्या? मेरे को भी नजर आ रहा है वैसे गोल गोल। चलो, ये नोट्स कौन होता है, ये कहाँ से आते हैं? तेजस्वी बच्चे नोट्स ले लो। अरे भाई, किसी के नोट से नहीं होती है पढ़ाई, अपने खुद के नोट से होती है। अगर मैं तुम्हें पूरा पेपर बना के दे दो ना कि ये पेपर सीटेट में आएगा, तो भी तुम्हें नहीं आएंगी चीजें समझ में, खुद से करनी चाहिए, ठीक है? चलो, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो मैम राज्यसभा के मेंबर होता है, वो लोकसभा के मेंबर होता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। आज ये बात आपको अपने दिमाग में लिख लेनी है, समझ लेनी है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्रेसिडेंट जी ना तो राज्यसभा में जाके देखता है क्या चल रहा है, ना ही वो लोकसभा में अपना ओपिनियन पेश करता है, वो मात्र इसके एक सदस्य हैं। मान लीजिए तुम्हारी फैमिली में क्या है, तुम्हारी फैमिली है ये, और ये फैमिली का नाम है पार्लियामेंट, और इस फैमिली में 3 सदस्य हैं, तुम और वो और एक और शख्स, ठीक है? समझ गए? मैं, तुम और वो, हाँ, ऐसे तुम इसको समझ सकते हो। तो देखो, पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, और प्रेसिडेंट है, ठीक है भाई? राष्ट्रपति जी है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, समझ रहे हो? हमें तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी तो ऐसे ही हैं, बस एक नाम की जो है पोस्ट होती है, हमें तो यही सिखाया गया है बचपन से। इंडिया में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें पीएम हेड होता है। लेकिन अगर इन्होंने किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं करे अपना, तो वो कानून नहीं बन सकता है, वो फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकता है। जो भी लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगी, उसको राज्यसभा पास करेगी, दोनों का जो भी मुद्दा होगा वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगा, लेकिन उनकी पावर नॉमिनल है कि उनको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये राज्य नहीं, ये जो हमारी राज्य की विधानसभा है वहां पर बैठती है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। ओके, करेक्ट है। चलो, अच्छा एक और बार बता दो, लोकसभा के लोग कहां से चुन के आते हैं? जल्दी से बता दो, चलो बस एक बार। लोकसभा के जो मेंबर है वो कहां से चुन के आते हैं? फटाफट से, अर्पित, आई नीड आंसर, ठीक है? जल्दी से बताएंगे, कम ऑन, डू इट क्विकली। हमारे जो लोकसभा के लोग हैं वो आते कहां से? कौन है ये तेजस्वी लोग? देखते हैं कौन बताएगा। हमारा इश्यू हो रहा है क्या इंटरनेट का कोई? जनता से चुन के आते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता कहां पर? चुनाव, खास चुनाव करके, है ना, जनता द्वारा, डिफरेंट स्टेट से, हर पूरे भारत से। पूरे भारत में कितनी सीट्स हैं टोटल आपको याद रखना है। तो पूरी कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी कि 552 होते थे, अब 550 बच गए, मिनिमम स्ट्रेंथ 545 है, ये तो पता ही होंगी आपको बातें। देखो ध्यान से सुन लेना, बता रहे हैं बहुत पहले नहीं, 2020 तक ये 552 होती थी, अब 520 हो गई हैं। लेकिन जो मतलब अभी तक प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 545 है। 550 हमारे संविधान में मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी गई है। अभी इतने पर सीट्स हमारी इलेक्शन होते हैं। पहले 2 कौन थे? एंग्लो इंडियन से, अब इनकी जनसंख्या विलुप्त हो गई, एक तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो हम लोगों को याद रखना है, पूरे भारत को डिवाइड किया गया है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान रखना, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें पता चलेगा इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा पूरा भारत है, और मैंने इस भारत को बहुत सारे बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है? बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, और यहां पर इसको नंबरिंग डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
और ये पूरा टोटल नंबर मेरे पास कितना है 545, है ना। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर आपको समझना होगा ये 545 लोग पूरे भारत से चुन के आते हैं और दिल्ली में बैठ के हर इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं ताकि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु सबकी बात यहाँ पर प्रस्तुत की जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने, बहुत सुंदर सवाल है अगला भी। चलो करो, फटाफट से सवाल करने की कोशिश करेंगे। आई होप सवाल बहुत छोटा नहीं हो गया होगा। क्लास 8 का क्वेश्चन है, 2-4 ही क्वेश्चन हुए हैं। चलिए बेटा करो आंसर। क्या कह रहा है, अ सेकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए, encourage the dominant religion to bring other religion into its fold, involve in religious activities for nation building, not support any one religion, not interfere in religious conflict in the country। बताओ भाई आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। देखो जो चीजें बहुत फास्ट पढ़ाई जाती हैं अक्सर वो याद नहीं रहती, जो चीजें बहुत स्लोली और दिमाग में फिट करके पढ़ाई जाती हैं वो हमेशा याद रहती है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। तो बहुत तेजी से क्वेश्चन जो है आंसर आ रहा है। रूबी, अर्पित, नम्रता, प्रतिभा, हर्ष, मोहम्मद, इजराइल, प्रगति, अब्दुल, दीपांकर, मनासी, चलिए पिंकी, सरोगिका, अनन्या, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बहुत ही सिंपल है और ये हमारा एक बार चैप्टर देख लेते हैं कहाँ से आया है। तो हमारा सवाल जो है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म हमारा चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का और ये सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 की सिविक्स की किताब बहुत जरूरी है और ये पढ़ लोगे तो 6-7 क्लियर हो जाएंगे, 6-7 के बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे जो है कि भाई सेकुलरिज्म ये क्या होता है, हमने ये क्यों बात करी है इसके बारे में। देखो यहाँ पर पिक्चर के तहत समझाया हुआ है कि गले लग रहे हैं, हाथ मिलाए हुए हैं ना, अलग अलग पोशाक पहने हुए। देखो यहाँ पर सरदार जी है तो उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, यहाँ पर लड़की तो उसने सूट सलवार, यानी कि दोस्त है सब कोई, कैसा भी दिख रहा है फिर भी उनमें एक दोस्ती का आपको माहौल दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट ना करे एक दूसरे को नीचा ना दिखाए, एक दूसरे पर उसका धर्म थोपा ना जाए, अपनी मनमर्जी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अगर सरकार की बात आएगी तो सरकार को क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखना है कि सरकार एक डोमिनेंट रिलीजन को जो है टू ब्रिंग अदर रिलीजन इनटू इट्स फोल्ड। अगर मैं आपको कहने लग जाऊं कि मैं यहाँ पर हूं और मैं आपको कुछ गलत सिखाऊं कि नहीं वो तो गलत चीजें कर रहा है और तुम्हें जो है इसको ऊपर दिखाना है, नहीं, ये सब नहीं हो सकता। यहाँ पर डोमिनेंट शब्द ही नहीं, हमारे पूरे संविधान में सब बराबर है। सब पहला फंडामेंटल राइट ही हमारा यही सिखाता है हमको। उसके बाद आता है कि हमें इन्वॉल्व करना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, धार्मिक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई भाई, ये भी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये भी आंसर नहीं हो सकता है हमारा। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे तो अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, कॉन्फ्लिक्ट हुए जा रहा है और सरकार कुछ बोलेगी नहीं तो लोगों के बीच में हिंसा भड़कती जाएगी, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है, किसी एक धर्म को समर्थन डेफिनेटली सरकार नहीं दे सकती है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन से एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका में इतना भयंकर सिविल वॉर हुआ था कि उनकी जनसंख्या ऑलमोस्ट विलुप्त के तरफ बढ़ने लगी थी। लोग आपस में लड़ रहे हैं धर्म को लेके, जाति को लेके, कास्टिज्म को लेके। तो ये नहीं होना चाहिए कि सरकार बोले कि नहीं हम तो एक ही धर्म को मानते हैं, तो बाकी धर्म के लोग तो नाराज हो जाएंगे ना और धार्मिक हिंसा बढ़ जाएगी, है ना, जिसको कि हम लोग यहाँ पर कॉम्युनलिज्म कह सकते हैं, कम्युनिटीज बच जाएंगी। तो ये हमारा होना चाहिए करेक्ट आंसर, जो कि 99% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ, उसमें एक सिन्हालाज थे, उनके और बीच में बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी। सिन्हालाज जो थे वो मेजोरिटी में थे, बाकी लोगों को नौकरियां ही नहीं मिलती थी, उनको नौकरियां मिलती जा रही है। ठीक है, इतने दिनों बाद क्लास हुई और आज नेटवर्क भी फुल एटीट्यूड में है, फुल एटीट्यूड में है भाई साहब। चलिए करिए क्वेश्चन को फटाफट से, ज्यादा ही छोटा हो गया। करो भाई क्वेश्चन को करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन जल्दबाजी में निपटाई नहीं जा सकते। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं आप जल्दी करो जल्दी करो, ये क्वेश्चन जल्दी आराम से लंबी सी सांस लेके क्वेश्चन को करना है। अभी लग रहा होगा कि भयभीत करने वाला सवाल है, लेकिन है बहुत हलवा क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। अब सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड का मतलब ही समझ लो कि एक्चुअली में इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत मतलब क्या है
कि तुम अपने किसी इंसान से एकदम बधे हुए हो, एकदम जुड़े हुए, एकदम इंटीग्रेटेड हो, तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली है, बहुत प्यार मोहब्बत से सब लोग रह रहे हैं। चलिए आइए इसको करते हैं। अब कह रहा है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का मतलब क्या है, कि कौन से व्याख्याओं को बेहतर प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा है कि कोई भी इंसान हायर कोर्ट में जा सकता है अगर वो लोअर कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। डिसीजन मेड बाय हाई कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। अब आप बताओ, अब इसको मैंने समझा तो दिया तुम लोगों को पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर ये तो समझा दिया कि भाई जुडिशरी होती है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हायर कोर्ट होता है, और फिर लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिला लेवल के जो तहसील वगैरह होता है वो होते हैं, है ना। तो ये इतनी बात तो हमें समझा दी। लेकिन इनमें से आज कौन सा हमारा क्या है सही होगा, ये हमने आज आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, ये हमने आपको होमवर्क दे रहे हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन अब आप इसको कर पा रहे हो। जितने भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। 99% जो आपको कमेंट दिख रहा है वो सही है। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक पर इंसान ऑब्वियसली हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है। ठीक है, ठीक है, और मतलब लोअर कोर्ट से खुश नहीं है तो वो हायर पे जाएगा, हायर से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है हमारे सलमान खान इंडस्ट्री के, न्यायपालिका के, या जो है बॉलीवुड के जैसे सलमान खान है ना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के सलमान खान है। एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी इसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन ले दिया वो लोअर कोर्ट नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जब वीडियो आपको दिखेगी तब। लेकिन कल हम जब क्लास करेंगे तो इसको पक्का डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे यहाँ पर प्रूफ भी डाल दिया है, पूरा का पूरा है हमारा चैप्टर 4 है क्लास 8 का जुडिशरी नाम। ठीक है, इसको पढ़ना पूरा मिल जाएगा आपको। क्लास 8 का चैप्टर नंबर है 4, नाम है चैप्टर का जुडिशरी। इसमें ये पूरी स्टेटमेंट मिल जाएगी इंटीग्रेटेड वाले पोर्शन में। कर लेना इसको डाउनलोड करके। एनसीईआरटी वेबसाइट से सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएंगी। थोड़ी सी तो मेहनत करनी, और टीचर बनने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बस एक जो है पड़ाव है जो पार करना है ना, ये तो वो क्या बोलते हैं उसको, प्री है जो निकालना है। मेंस तो भैया पेपर देके करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शुरुआत हो जाती है हमारे क्लास 8 से ही, लेकिन इसकी पहुंचती है बात 9 तक। बताओ प्रेरणा बेटा, क्लास का टाइमलाइन है एवरी डे 11 AM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे को मैराथन वगैरह प्लान करेंगे जो 20 या 15 दिन बचे होंगे। ठीक है, ओके, चलिए आंसर बताओ भाई क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ गिटोइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी रिजल्ट्स इन, किसी समुदाय के गिटोइजेशन की प्रक्रिया का क्या नतीजा होता है। ये क्या है और ये क्या दर्शाता है। ये हमारा चैप्टर है मार्जिनलाइजेशन, एक चैप्टर है। ठीक है, पहले इसको करते हैं। पहले अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसको करते हैं। ठीक है जिशान बेटा, उसका बाकी समाज से अलगाव कर दिया जाता है। ठीक है, उनके संस्कृति का विविधीकरण कर दिया जाता है, मतलब जो कि अच्छी चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाता है, या फिर उनका सामाजिक सशक्तिकरण किया जाता है। क्वेश्चन को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग, गलत जवाब है। अब हम इसका पहले कहानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार कहानी पढ़ लेते हैं, ये क्या है और ये हमें क्या दर्शाता है। देखो यहाँ पर आप लोगों को ये चैप्टर है, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर आपका ये क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझना है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। जब से इंसान की जनसंख्या ने सभ्यता से रहना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना, कौन किससे बेहतर है ये दिखाना, और यही एक झड़प और एक लड़ाई लोगों के बीच में चले आ रही है। और इसी चैप्टर में हमें हर एक सेक्शन दिखाया गया है। दलित की स्टोरी दिखाई गई है, महिलाओं की स्टोरी दिखाई गई है, और कुछ ऐसे तबके जो अपने शक्ल, अपने रंग, अपने जो है जैसी उनकी सूरत होगी उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था। ये हमें इस पूरे चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि हमें मुस्लिम्स का भी पूरा दिखाया गया है,
और यहीं पर ही गीटोइजेशन का भी हमें समटाइम्स जो है क्या होता है ये समझते हैं। तो ये जो गेटवाइजेशन होता है यहाँ पर ना किसी कम्युनिटी को अलगाव कर देना, उसको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करना, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई हैं। और ये जो शब्द है गीटोज, ये आपका हिटलर ने क्लास 9th में इसका इस्तेमाल किया था। ये गीटोज जो थे, आपको पता है यहूदी जो लोग थे वो हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि हिटलर कहता था कि जो आयरन लोग होंगे सिर्फ वही जिंदा रहने चाहिए, जिनकी आंखें नीली कलर के हों, बाल गोल्डन कलर के, वही जिंदा रहने चाहिए, जो कि जिनको कि हम यहूदी कहते थे। तो यहूदी लोग हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो ये जो शब्द है ये एक तरीके से आपको अलगाव करते हुए नजर आएगा। जो समाज में सब लोग रह रहे हैं, अब कल को मान लो कि यहाँ पर 4-5 लोग आके बैठ जाओ और मैं बोलूं कि नहीं नहीं तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, आज तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहना, आज तुम रूम से बाहर निकल जाओ, तो क्या ये सही होगा? और रोज डेली में उसके साथ वही बिहेव करने लग जाऊं और उसको एक अलग कमरा दे दूं, है ना? इस प्रकार से लोगों के साथ होता था, होता आया है और हो भी रहा है। और यही चैप्टर हमें ये सिखाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत है, और आगे आने वाले समय में आप एक अध्यापक बनोगे और सही और गलत का फैसला बच्चों को पढ़ाओगे। बस यही हम लोगों को यहाँ पर समझना था। ये जो गीटोइजेशन था ये कुछ भी नहीं है, ये सेग्रीगेशन होता है समाज से कुछ लोगों का, ठीक है? समाज से उनको अलग कर दिया जाता है, उनको बहुत बार समझाया जाता है। तुम्हें पता है जो एनी फ्रैंक की डायरी अगर आपने सुना हो, एनी फ्रैंक जो बच्ची थी उसने अपनी पूरी उस कहानी में लिखा है, वो भी मार दी गई थी, उसको भी जो है गीटोज में भेज के। तो इन लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा फीड हो गया था कि वो बुरे दिखते हैं, उनमें से बहुत गंदी सी बदबू आती है, कि वो सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाते थे कि हम तो अलग दिखते हैं। और उनको ये समझाया जाता था कि तुम जब अगला जन्म लोगे तो बहुत आयरन बन के पैदा होगे। तो लोगों ने अपना लिया था। तो यही सेग्रीगेशन जो होता है, यही गीटोइजेशन होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी आपको पता है माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन तो रिजर्वेशन से हो रही है, सोशल एम्पावरमेंट का ये कोई मतलब नहीं है, और डाइवर्सिफिकेशन तो अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज होती है ना? भारत सबसे डाइवर्स कंट्री है पूरी दुनिया की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है, करो जल्दी से, बताओ, ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं, Which among the following is a step towards recognizing street vending as a part of right to livelihood? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविका पुरोजन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए, और ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध कर देना चाहिए, रिप्लेसिंग छोटे दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, या फिर ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। ऑप्शन डी तो बहुत ही बेकार है, तो ऑप्शन डी तो कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ ऑब्वियसली प्रेरणा, यू आर थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखते हैं, अदिति, रेहाना, परी, सुधा, पिंकौज, अर्पित, दीपांकर, रिया, बहुत बढ़िया। देखो करते हैं इसको थोड़ा सा, कौन से नहीं होंगे पहले उसको ऑड वन आउट करते हैं। तो सबसे पहले ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध लगाना, ये उनकी जिंदगी छिन जाएगी ना, उनसे उनका रोजगार छिन जाएगा ना। जो आपके गली मोहल्ले में साइकिल पे इतनी मेहनत देके कुछ सामान घर पे बना के उसको बेचने आ रहे, उनका भी तो मन है ना, उनका रोजमर्रा की जीविका चलते रहे। तो ये नहीं होगा, बैन नहीं कर सकते, ठीक है? बैन हम यहाँ पर नहीं, जो शब्द है वो यूज करेंगे। उसके साथ साथ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, डी को कंसीडर करेंगे। तो ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। भाई कितना पैसा कमा रहा है एक ठेले वाला, 4-5 करोड़ की तो सेल कर नहीं रहा, मुश्किल से मुश्किल कुल मिला के सब कुछ खर्चा पानी निकाल के 100, 150, 200 रुपए वो कमा पा रहा है ना? तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा कि हम उससे कर लगा दें कि अरे तूने आज 200 रुपए कमा है, इस पर तो तुझसे 20% हम टैक्स ले लेंगे। तो बेटा टैक्स कलेक्शन भी यहाँ पर सही नहीं होगा, लेकिन ये होता है। आपने कभी देखा हो, कभी आप अपने घर के आसपास के वीकली जो बाजार लगते हैं हफ्ते वाले, उसमें टैक्स कलेक्शन करने वाले आते हैं और सारे लोग उसको पैसा भी देते हैं, ठीक है? तो वो बात अलग है। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी, चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब कह रहे हैं कि जो रिप्लेसिंग वेंडर विद स्मॉल शॉप्स, छोटे दुकानों को ठेले की जगह स्थान देना। अब जो छोटी जगह है, अब ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा हटाया जा सकता है, क्योंकि इसको हिंदी में अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो छोटी दुकान है ना उनको उनके जगह ठेले लगा दो, तो छोटे दुकानों का फिर नुकसान हो जाएगा।
ये भी हम नहीं कर सकते, है ना, देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। बट क्या होगा कि हम लोग मैम ट्रेडिंग जोन्स बना दे शहरों में और सिटीज में। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने तो अपने यहाँ पर देखा है, मेरे यहाँ पर हर दिन बाजार लगता है। बुध बाजार, बृहस्पति बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार और रविवार बाजार। उस दिन सब लोगों को पता है कि एक साइड की रोड जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और सारे जितने भी गाड़ी से स्कूटी से चलने वाले लोग होते हैं सड़क के दूसरी तरफ चलते हैं। तो जब लोगों को ये बात पता है तो हमने एक तरीके से छोटू सा ट्रेडिंग जोन बना दिया। और एक मान लीजिए आपने देखा ही होगा किसी भी ऐसा बच्चा, आप लोग जाते हो, सच बताओ, जाते हो वीकली बाजार, बहुत बढ़िया सामान मिलता है, मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो जब हम वीकली बाजार जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई किसी की गली गली में निगाह किसी के घर के नीचे लगा दे, नहीं, उसके लिए एक जगह डिसाइड होती है ना, जल्दी से बताओ, होती है ना जगह डिसाइड। गए हो तुम लोग वीकली बाजार, जरूर जाते हैं, है ना, एग्जैक्टली तो वहां पर देखते हो बहुत, एक जब तुम जा रहे हो तो बहुत भीड़ है, किसी दिन तुम वहां पर गुजर रहे तो खाली मैदान है, जैसे रामलीला वगैरह भी जहां पर होती है, ये तो ट्रेडिंग जोन्स होते हैं, बस सिंपल से होती है ना, गुड। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें, तो क्रिएटिंग ट्रेडिंग जोन्स बनाने हमें शहरों में और छोटे छोटे सिटीज में एक फुटपाथ टाइप का वहां पर आओ, ले और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती है, करेक्ट है। तो जाया करो, एसएसटी तो पूरी समाज में देखने वाली चीज है। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट से करो, देख लो रिपीटेड सवाल है। मैम नाइकी प्यूमा सस्ते में मिल जाता है, बहुत बढ़िया, मेरे लिए भी भिजवा देना, ठीक है, बहुत ही मजा आ गया। चलिए हनी बेटा मुझे सिलेबस नहीं पता, शेयर कर देना तो आई विल गो थ्रू द सिलेबस, ठीक है, बाकी तो सबका सेम ही होता है ना। बट मेरे को इतना पता है कि आपकी ये सारी जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है इसको हम आपको जो है एसएसटी, टीजीटी, एसएसटी तक प्रिपेयर करवा देंगे इसी से। इतना तो मैं तुमसे कह सकती हूँ, बेसिक्स तो बहुत क्लियर हो जाएंगे, है ना, इतना तो मेरे को जो है अपने ऊपर भरोसा है। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं देखना है हमें यहाँ पर, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं हो सकता हमारा आंसर, सिर्फ राज्यसभा प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, लोकसभा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये छोटी सी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, अगर पता है तो कर लीजिए, वरना एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और वो चीज ये होगी कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हमारे को बिल्कुल तटस्थ रूप से प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे देखनी है कि प्लीज आज फिर से क्लास के बीच में रिक्वेस्ट करेंगे एनसीईआरटी ले आओ खरीद के, और नहीं खरीद सकते वो तो पीडीएफ फ्री की डाउनलोड कर लो और उनको बार बार पढ़ो, प्लीज प्लीज प्लीज। और 8th क्लास की तो पढ़नी ही है। 8th क्लास से शुरू कर सकते हो अगर बेसिक बहुत स्ट्रांग है, बेसिक नहीं स्ट्रांग है तो 6ठी, 7वीं और 8वीं कर लो प्लीज, ठीक है। सिर्फ सीटेट नहीं निकालना है, टीजीटी, एसएसटी निकालना है, बड़ा बड़ा गोल मारना है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा झूठन उजागर करती है जातीय भेदभाव को, लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटीज, रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्षेत्र आधारित भेदभाव, या फिर धार्मिक मतभेद को, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये जो है झूठन जो किताब है, ये जो हमारे वाल्मीकि जी जो थे, ठीक है, काफी बहुत मतलब दिल दहलाने वाली इनकी कहानी है, इसमें दी गई है कहानी, थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको देखना, मतलब मेरे को बहुत इमोशनल ऐसे हो जाता है कि यार कैसे कैसे चीजें देखनी पड़ती थी कुछ लोगों को। तो ये जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, जब सब बच्चे पढ़ रहे होते थे तो ये क्लास स्कूल में झाड़ू लगाते थे, कैन यू इमेजिन द पेन, ठीक है। तो इस प्रकार की एक कहानी है, क्योंकि वो एक दलित समाज से आते थे और दलित समाज को बेसिक अधिकार नहीं दिए जाते थे, जीने के और पढ़ने के, एक सेम हैंडपंप से पानी, सेम ग्लास से पानी नहीं पिया जाने दिया जाता था, अगर उनको कोई छू ले तो उनको मार पिटाई कर दी जाती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे, तो मैं झाड़ू लगा रहा होता था, हेडमास्टर सामने कमरे में बैठा होता था और मुझे देख रहा होता था, मुझे पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी, मैं सारा दिन पूरे स्कूल में झाड़ू लगाता था, मुझे दरवाजे, खिड़कियां, कमरे, हर चीज साफ करनी पड़ती थी और टीचर्स मेरे ऊपर सारा दिन नजर रखते थे। कैन यू इमेजिन ऐसी सिचुएशन कि जहां पर ये सारी चीजें हो रही हो और उनको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी भी स्टोरी इनकी दी गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें हो रही थी। तो आप इमेजिन करो कि जब आप टीचर बन जाओ तो आपकी क्लास में 32 बच्चे हैं और एक बच्चा पूरे स्कूल में झाड़ू लगाए,
पूरे स्कूल में वो क्या करे, खिड़कियां दरवाजे साफ करे, तो बाकी बच्चे उसके साथ कैसे पेश आएंगे। तो ये हमारी कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनको झूठा बचा कुचा खाना दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी बच्ची कुची चीजें होती थी, बच्ची कुची किताबें होती थी, वो उनको यहाँ पर दी जाती थी। बच्चों के स्कूल से जाने के बाद भी वो सफाई करके वापस घर जाते थे और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। और उनके पिताजी एक बार आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है यही कि उनके जब ऐसा कुछ हो रहा था तो एक दिन उनके पिताजी ने देख लिया और उनके पिताजी ने बहुत ज्यादा जो है डांटा भी टीचर्स को। बट लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि दर्शाई जा रही हैं, और ये तो एक कहानी है, आप लोगों को नहीं पता है तो एक और कहानी है जो हमारी किताबों में दर्शाई जाती है। वो ये है कि एक दलित ने बहुत पैसे वैसे जो है जोड़ के अपनी बेटी की शादी में घी के लड्डू बनवाए, और जब बड़े ब्राह्मण्स को, बड़े जो हायर कास्ट अपने आप को समझते थे, उनको पता चला तो उन्होंने उस पूरी शादी में तहस नहस कर दिया, टेंट जला दिए, सब कुछ तोड़फोड़ मचा दी, जस्ट बिकॉज उनको देसी घी खाना अलाउड नहीं था। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीजें रही हैं। और आज जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है, फादर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, है ना, जनक है हमारे संविधान के, हमारे प्यारे B.R. अम्बेडकर जी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लोगों को, इनकी बातों को आगे रखा। तो ये आपको पता ही है। अच्छा, इसी बात से एक बार ये और बता दो कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। एकदम से जज्बात पलट दिए ना तुम्हारे, बढ़िया सा सवाल आ गया। एक बार बताएंगे पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल नमन है और तहे दिल से नमन है कि समाज में ऐसा ऐसा बहिष्कार लोगों के साथ हुआ है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है ना। चलो जल्दी से बताना एक बार पूना पैक्ट के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, पूना पैक्ट भी जो है इसी आरक्षण से रिलेटेड था। एक पूरी छोटी सी कहानी बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। पूरे भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज था तो ब्रिटिशर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते थे। अब आप बोलोगे कि अरे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, अरे गोल मेज होती थी, उस पर सम्मेलन करते थे। तो ऐसे में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, तीनों में गए। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होती थी उस समय, तीनों में गए। और वहां पर जाते ही अपने सबसे पहले बात बोलते थे कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। जो मेरे दलित लोग हैं, जो मेरे समुदाय के लोग हैं, मुझे उनको राजनीति में आगे करना, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाना है। अदरवाइज जो ब्राह्मण से जो अपर क्लास है वो मेरे लोगों को नीचे दिखा के दबा देंगे उनकी आवाज। तो ये बहुत टाइम तक खिंचती गई, और ये हिंट मिल गया अंग्रेजों को कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट देके लोगों को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर जब ही गांधी जी को पता चला कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने वाला है, यानी कि सब कुछ अलग होगा, अलग चुनाव होगा, अपने ही लोगों को दलित का इलेक्शन हो रहा है, तो गांधी जी को लगा कि हाँ तो बंटवारा ही हो जाएगा एक तरीके से। तो वो अनशन पर चले जाते हैं, और जब वो अनशन पर चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अनशन पर चले जाऊंगा लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने दूंगा। थोड़ा B.R. अम्बेडकर जी पिघल जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, काम करते हैं, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का जो है एक रख लेते हैं सारी चीजें, और आरक्षण यहाँ पर मिल जाता है और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड खत्म हो जाती है। तो ये जो पूना पैक्ट था, ये B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक संधि थी, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना चाह के रिजर्वेशन यहाँ पर शुरुआती तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नई बात पता चली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, cover of Om Prakash Valmiki book which talks about experience of growing up as a Dalit boy which is a caste based discrimination। जाति के आधार पर जो क्या है उनके साथ भेदभाव होता था। तो जातीय भेदभाव हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब एक चीज सुन लो ध्यान से। अब तुमने देखा कहां पर ये हमारे कहां से सवाल आ गया, हमारा सवाल एक पिक्चर बेस्ड आ गया। कैन यू इमेजिन कि सवाल कैसे भी आ सकता है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे सवाल आ सकता है। यस, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनसे सवाल आया है और आएगा भी। तो ये जो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ये हमें करना है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, ज्योतिबा फूले है, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको करनी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है, वरना इसकी बातें बताएंगे, है ना, तुक्का कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था। 2014, 1995, 2005 या फिर 2010। ठीक है, इसकी पूरी कहानी है हमारे चैप्टर में दिखाई देता है। ठीक है, ये हर किसी को नहीं पता होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉ है, चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा चैप्टर। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी नया कानून आता है तो कैसे आता है ना। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ही कानून बनाता है, ये तो पता ही होगा कि ऐसा थोड़ी ना कि आज जो है
किरणदीप का मन हो रहा है कि अरे आज मैं नया कानून बना देती हूँ, कोई ऐसा नहीं होता ना। हाँ, उसको तो सब लोगों ने चुन के नहीं भेजा है, तो जिनको चुन के भेजा वही कानून बनेंगे, तो यही हमारा कह रहा है। तो इसमें ही भाई पार्लियामेंट कानून बनाता है, और कानून के पास एक ऐसा मुद्दा पहुंचा भी कि भैया बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा हो रही है तो कुछ करो। और जब उन्होंने जो है ये देखा कि भैया किस प्रकार से घरेलू हिंसा हो रही है, जो अडल्ट मेल होते हैं यूजुअली, जो पति होता है वो अपनी पत्नी को कितना मारता है, फिजिकली जो है अब्यूज करता है, इमोशनली अब्यूज करता है, इसीलिए एक नया कानून पास हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005। ठीक है, मतलब ये हमें वैसे कानून के बारे में समझा रहा था कि कानून कैसे बनते हैं क्या, फिर इसने एक एग्जांपल ही चेप दिया हमको जो हमारे सवाल पेपर में ही आ गया। तो 2005 जितने बच्चे कह रहे हैं वो हमारा करेक्ट सवाल का जवाब है। तो 2005 यहां पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करो, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? बाप रे, क्या ही होगा ऐसा जिसको अंतरात्मा कह दे, यानी कि तुम्हारे दिल के सबसे करीब जो होगा वही तुम्हारी अंतरात्मा होगा ना, किसके बिना तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है, अब बताओ संविधान के किस भाग को कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनिवर्सल अर्नल फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट। अब देखो एक बात बता देता है, जिन भी बच्चों को कर्तव्य और अधिकारों में फर्क है। एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि उसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए, उसको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उसको जिंदगी में अपने उसूलों का कायदे कानून का फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो कोई ध्यान ही नहीं देता इन बातों पर, है ना। तो बहुत बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इतने सारे वृद्धाश्रम खुले हुए, माँ बाप वहां पर रोज डेली डेली आ रहा है, बच्चे घर से निकाल रहे हैं। तो कर्तव्य ऐसी चीज है कि आपको करना तो चाहिए, लेकिन आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको कानून तौर पर नहीं देखने को मिलेगी। तो कर्तव्य है हमारे पास 11 फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर तो ऐसी अंतरात्मा जिसको कर भी देंगे नहीं भी कर देंगे, या भाई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप ना ये जो है इंटरनेशनल पीस वगैरह आप बनाए रखो, नहीं कल को तुम चाहो तो आतंकवादी भी बन सकते हो, है ना। तो कर्तव्य अंतरात्मा नहीं हो सकती है, प्राण नहीं निकल जाएंगे नहीं फॉलो करोगे तो। वोट देने नहीं जाओगे तो प्राण नहीं निकल जाएंगे। 18+ जो भी होता है उनको यूएफ मिलता है, यानी कि वोट देने का अधिकार मिलता है। डीपीएसपी भी ऐसे ही होते हैं। डीपीएसपी का होता है कि भैया राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक है। मैंने दीपांशी को बोला बेटा दीपांशी देखो तुम्हारे लिए मैंने आज एक नीति बनाई है, नीति आयोग नहीं, कि तुम्हें इस हिसाब से चलना है, हर रोज जो है 24 में से 26 घंटे पढ़ना है। और जो है अब वो बोलेगी अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो डीपीएसपी एक नीति निर्देशक होता है। इसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, शराब का सेवन नीति निर्देशक के हिसाब से नहीं होना चाहिए। नीति निर्देशक कहता है कि राज्य अगर शराब को बैन करना चाहते तो कर सकती है। गुजरात और बिहार में ये शराब का ट्रेड व्यापार नहीं होता है। अब वो राज्य की नीति की भैया उसे नहीं बेचती शराब, लेकिन पूरे भारत में तो धड़ल्ले से बिक रही है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसी चीज जो हो जाएगी नहीं हो सकती, वो तो अंतरात्मा नहीं हो सकती। अंतरात्मा वो है जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमें आंख बंद करके भी जो है दिखाई देंगे। और इसका यहाँ पे बेटा ऑब्वियसली हम आपको सारी चीजें बोलेंगे प्रूफ के साथ साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहीं पर दिया हुआ फंडामेंटल राइट, पहला ही मतलब सेंटेंस है उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का जो हमारा पहला ही सेंटेंस है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो फंडामेंटल राइट, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ्टन बीन रेफर्ड टू एज कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, अंतरात्मा है ये। क्या है, कॉन्साइंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे ये पूरे पहले ही चैप्टर में दिया, मतलब पहली वर्ड में दिया हुआ है। तो अब आप इसको वैसे भी याद कर सकते थे, वैसे भी याद कर सकते थे। एक बार छोटू सा रिवाइज कर लेते हैं, कितने फंडामेंटल राइट है मैम? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो ये हम लोगों को बस समझना था। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए श्री बेटा जल्दी से मुझे बताएं, कोई दिक्कत परेशानी? बस इतना ही करना था, बाकी ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करो, बहुत सुंदर सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, पहले ये पढ़ लेते हैं। पीछे भी अभी जजमेंट मत सुनाना, अपनी जजमेंट मत सुनाना, अभी इसके पीछे भी सवाल है। पहले 3 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सही कथनों को चुनना है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा इज 545. A total of 10 members are nominated in the Rajya Sabha by the President. क्या बोलती है हमारी जनसंख्या? पहला तो दूसरा तो पढ़ लें, बोलती क्या, बोलने से क्या होता है, पहले दूसरे पढ़ो। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आज तो इस पार्लियामेंट के सदस्य ने हमारा दिमाग ही खाली कर दिया। ठीक है, चलो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा ये तो सही स्टेटमेंट है, विच मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन नंबर
डी है वो तो करेक्ट है। तो जहां पर डी नहीं होगा वो तो आउट हो जाएगा। इसे कहते हैं दिमाग से खेलना, इसे कहते हैं दिमाग से खेलना। वाह वाह वाह। अब हमारे पास बचता है बी डी और ए डी। ठीक है, बी डी ए डी बचता है, और मतलब कि डी तो होगा, ए और बी देखना है ना। सॉर्टेड है, यानी कि सी तो नहीं हो सकता है क्या? सी नहीं हो सकता है क्या? पहले बताओ सी क्यों नहीं हो? क्योंकि मैम 12 सदस्य होते हैं ना। अब बताओ, अब ए और बी में से चुन लो। अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा इज 233। अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा इज 545। बताओ, ठीक है। मुस्कान, वी आर प्लानिंग ऑन इट एंड एज सोन एज इट्स देयर वी विल लेट यू नो। ठीक है, अच्छा जो भी बच्चे बी कह रहे हैं ठीक है, बट ए क्यों नहीं होगा ये तो बता दो। पहले ये तो बता दो मैम, बी और डी होगा, हमें तो पक्का पता है। बी फॉर भौकाल। ठीक है, चलिए। अच्छा ये तो ठीक है भाई, मान लिया, बट बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा? A total number of elected members in the Rajya Sabha is 233. वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, क्योंकि मैम स्ट्रेंथ का नंबर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्टेड मेंबर्स जो है हमारे कितने होते हैं? 543। ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी एंड डी, अरे भैया रे, बी और डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर भौकाल और डी फॉर तहलका। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारा इसी चैप्टर में दिया हुआ है पूरा कि कौन कितने मेंबर्स हैं। ये चैप्टर पढ़ लेना, चैप्टर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, बहुत जरूरी। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा कैसा है? बहुत ही सुंदर है। कैसा है? चलो करो। सुंदर सवाल है, प्रूफ दिखाएंगे। बहुत बढ़िया पंकज बेटा, आंसर कीजिए। जो बच्चे भाई वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक भी कर देना, लाइक्स बहुत कम है क्योंकि हमारे। चलो भाई आंसर बताएंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एन एग्जाम्पल, इंग्लिश गलत लिखी है, इज टू बी होना चाहिए, इज टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद जॉब सिक्योरिटी। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है? पहले सवाल, अब ऐसी नौकरी जहां पर आप बहुत खुश हो, है ना, ऐसी नौकरी की सुरक्षा है कि जितनी मर्जी छुट्टी ले रहा हूँ, इधर घूमने जा रहा हूँ, उधर घूमने जा रहा हूँ, मजे ही मजे, है ना। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका रोजगार में कोई टेंशन नहीं है, उसको दिवाली की छुट्टी मिल रही है, उसको संडे की छुट्टी मिल रही है, उसको सरकारी छुट्टी मिल रही है। अब देखो, डेली वेज लेबर दिहाड़ी मजदूर के साथ ऐसा होता है उसको दिवाली छुट्टी मिल जाए, भाई साहब उसको जीना आराम कर देंगे, उसका जीना आराम कर देंगे। बारिश होगी, नहीं आया पैसा नहीं मिलेगा, तो वो तो यहाँ पर नहीं हो सकता, उसके पास तो कोई सुरक्षा ही नहीं अपनी नौकरी की। उसके बाद आ जाता है अनियमित कर्मचारी। अरे अनियमित है, कभी काम मिल रहा है कभी काम नहीं मिल रहा है ना। तो अनियमित, आज हड़ताल हो गई रिक्शा वालों की, आज किसी की हड़ताल हो गई तो भैया काम ही नहीं मिला, तो उसका भी अनियमित है, कैजुअली काम कर रहा है वो। फिर आता है मौसमी कर्मचारी, है ना। तो मौसम के आधार से बेटा काम मिलता है। आपको पता है कि अगर कोई आइसक्रीम बेच रहा है तो गर्मियों में आइसक्रीम बेचेगा, सर्दियों में फिर बिना काम के हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है कि जब भी कोई मौसम आता है कि जब बीज बोया जाता है और उसको फसल काटने तक का जो टाइम है उसमें उनके पास काम ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज बीज बोया और कल को फसल उग जाएगी, फसल उगने में टाइम लगता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक रेगुलर वर्कर जो कि 9 बजे निकल जाता है घर से और 5 बजे वापस आता है, उसको सारी हॉलीडेज मिलती हैं, उसको जितना भी सारा पर्क्स होता है, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो भी आपको मिलेगी, या फिर आप बहुत अच्छी सी किसी इंस्टीट्यूशन में या बहुत अच्छी सी मल्टीनेशनल यानी कि जिनको एमएनसी कहते हैं वहां पर काम करते हो तो वहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस और सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी जो भी बेसिक चीजें होती हैं, घर का खर्चा, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, जैसे कि यू कैन से माई जॉब इज ऑल्सो वेरी सिक्योर एंड यहाँ पर आपको सारी सिक्योरिटी है। संडे की छुट्टियां होती हैं, जब आप चाहो तो आप छुट्टियां ले सकते हो, आप मेडिकल छुट्टियां भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको वेरी गुड एवरीवन। सो ये रेगुलर बेसिस पर होती है और यहाँ पर आपको फिक्स जो है एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर दिखा देंगे। अरे नहीं, ये नहीं था, कहाँ गया? ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये चैप्टर 9 जो है ना, ये क्लास 6 का है, ये क्लास 6 का चैप्टर है। बस एक ये इस क्लास 6 का हमारे पास आ गया था सवाल, और ये अर्बन लाइवलीहुड में हमें दिखाया। लेकिन ये चैप्टर अगर आप बेसिक समाज को समझते हो तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिखाता है? ये इसी से रिलेटेड है जो अभी पढ़ाया है। बताओ जल्दी से, एक कैजुअल लेबर कैसा होता है? कैजुअल यार बेचारे को कभी काम मिल रहा है कभी काम नहीं मिल रहा है। ठीक है,
चलिए ठीक है अमित बेटा, बोल देंगे हम प्लेलिस्ट बनाने की। ओके, वेरी गुड मोहम्मद रजी। ये हमारा क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसके बाद हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। मैम पीडीएफ कहां से मिलेगी इस क्लास के? अभी ग्रुप बनाएंगे एक, ठीक है? आंसर कीजिए भाई। अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं होता है, एकदम ऐसे भौकाल जो है का नाम लेके पेपर देने चले गए। पढ़ते हैं। देखो किसी कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। सही बात है, कैजुअल है ना अनियमित। मालिक ने बोला अरे आज मैं छुट्टी पर हूँ। अच्छा मैंने अपने घर में ये चीज नोटिस करी है। मैंने जो नोटिस करी भाई, हमारे यहाँ पर ना एक दूध वाले भैया दूध देने आते हैं, ठीक है? तो मैंने नोटिस करा कि जब जब हमारा जो है दूध नहीं आता है तो मेरी मम्मी उनको फोन करके बोलते कि भैया हमें नहीं चाहिए आज, तो वो फिर उस दिन के पैसे हम उसको नहीं देते हैं। लेकिन उसका तो सामान वेस्ट हो गया ना उस दिन वाला, तो उसको तो पूरा कुल मिला के अगर मान लो 30 दिन में से 30 लोग थे और 30 लोगों ने 30 दिन नहीं लिया, किसी ने किसी दिन नहीं लिया, किसी ने, तो उसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये डेफिनेटली कारीगर को तभी आना होता है। तो हमारा ये तो सही है, यानी कि सी नहीं हो सकता क्योंकि भैया सी के पास ए नहीं है, ठीक है? तो सी के पास ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के पास ए नहीं, ये नहीं हो सकता। अगला करते हैं, एम्प्लॉयज गेट गुड वर्क। हाँ हाँ, कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है, उसको जाते पैर दबाए जाते हैं, है ना? उसको बहुत बढ़िया से सरजी सरजी बोल के काम कराया जाता है ना, बहुत अच्छी दशा होती है। देखा है ना कैसी होती है कैजुअल वर्कर की दशा? काम बेचारों को 6 बजे भी बैठना पड़ता है, 1 घंटे पैसे दे दो साहब, है ना करके। तो ये तो बिल्कुल जो है यहाँ पर दशाएं अच्छी नहीं होती, तो बी जहां पर भी वो नहीं होगा आंसर। एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, डेफिनेटली वो चाहत होती है हमारी क्या रहे, एक कम पैसे में ज्यादा काम करके जाने का, ठीक है ना? ऐसे हमारी एक एटीट्यूड होता है कैजुअल वर्कर्स की। मेरा नहीं होता, मैं तो लोगों की बता रही हूँ, ठीक है? मेरा तो भैया मैं बहुत नर्म मिजाज का मेरा दिल है, मैं तो खुद ही काम कर लूँ अपना। मेरा तो ऐसा दिल है कि अरे भैया आप पैसे ले जाओ, मैं तुम्हारे काम में हाथ बंटवा देती हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? कारीगरों से ज्यादा घंटे काम करवाने की उम्मीद की जाती है, तो ये करेक्ट होगा। तो ए और सी, ए सी हमारा जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बताओ अब कौन सा होगा? जितने ही बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई? चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं बेहतरीन सा, और वो होगा ये सवाल। ये ताजा ताजा गर्मा गर्म सवाल है हमारी आज की क्लास का, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ। एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो वंस ओन रिलीजन। दिस फ्रीडम इमेनेट्स फ्रॉम विच प्रिंसिपल इन इतना भारी भरकम सवाल। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता की है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? सीधा ही पूछ लेते ना भैया, धर्म से रिलेटेड हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखो सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या लगता है आपको? जल्दी से जो है बताएं, जल्दी से आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली यहाँ पर धर्म की बात हो रही है, तो समाजवाद नहीं होता है। समाजवाद एक रशियन कंसेप्ट है, रशिया में समाजवाद सबसे पहले आया था, जिसको कि उससे पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, है ना? अब यहाँ पर ना समाजवाद कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग होते थे और कुछ लोग जो अमीर होते थे वो दूसरों, मतलब मैं काम करूं पैसा कोई और कमाए, ऐसा कंसेप्ट होता था। आज भी होता है, मतलब जो कि, ठीक है? तो यहाँ पर उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती, तो लोगों ने बोला कि समाज को इक्वल, अगर तुम्हारी फैमिली में 4 लोग हैं तो तुम्हें 4 ही कमरे का घर मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम एक बहुत बड़े महल में रह रहे हो। तो समाजवाद बराबरी में बांटता है चीजों को, तो धर्म से कोई लेना देना नहीं रखता। बाकी लोकतंत्र होता है जहां पर सारी चीजें खुले रूप से होंगी, सरकार को क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं होगी, सरकार को गिरा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लोगों का तंत्र है, वो तंत्र विद्या नहीं हो रही यहाँ पर। लोगों को तंत्र है, लोगों के पास पावर है, लोक और तंत्र, पीपल आर द फाइनल वर्डिक्ट। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये सही बात है लेकिन इसका सही जवाब नहीं है। और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है जिसमें प्रेसिडेंट हेड होता है, ठीक है? तो ये सारी बस बातें होती हैं हमारी पार्लियामेंट्री, जहां पर पार्लियामेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, और बचता है सेकुलरिज्म जिसमें आता ही धर्मनिरपेक्षता है ना? चलिए बहुत बढ़िया। और ये हमारा क्लास 8 का सेकंड चैप्टर सेकुलरिज्म, जो कि हमको यहाँ पर दिया भी गया हुआ था कि ये पूरा हमने शुरू में करा था एक क्वेश्चन, ठीक है? तो आज का जो होमवर्क था वो तो मैंने आपको दे ही दिया था, अब थोड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है? इसलिए हमने सेशन को थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर दिया, ठीक है? मैम आप इतने दिनों बाद क्यों आए? इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता है, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मुस्कान सेड मैम लास्ट ईयर मैंने सीटेट दिया था पर 4 नंबर से मैं रह गई थी, लेकिन इस बार तो तुम नहीं रहने वाली हो, इस बार तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? मैम मैं फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाली हूँ,
आपसे बहुत नॉलेज मिलती है, बस वही तो पूरा कंसेप्ट है भाई। एक क्वेश्चन नहीं करना है, 4 क्वेश्चन के साथ वो ऑप्शंस भी करने हैं, ठीक है। देखो बता रहे हैं तुमको, हाँ टाइम चेंज हो गया, 11 बजे हो गया। 11 AM इस टाइम जो अब आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें बस पधार जाना है, ठीक है। तो अब यहां पर समझ लेना कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकंड अटेम्प्ट हो, ये कोई सा भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला थोड़ा ज्यादा एनर्जाइज रहता है, उसको पता भी नहीं है कि कौन सी गलतियां वो कर रहा है या कौन सी गलतियां वो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो हम टॉपिक वाइज भी चीजों को करने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी तो हम ईयर वाइज चीजें करें कि 2022-23 में क्या पूछा गया था। अभी कोशिश है कि टॉपिक वाइज ही कर ले कि भाई सेकुलरिज्म से किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा सिलेबस तो है नहीं, ठीक है। अब आता है सीटेट जो दूसरी तीसरी बार दे रहा है, उसको पता चल गया कि भैया कमी कहाँ आ रही है, किसमें क्या कितनी कमी रह रही है, तो वो करो और उसको फिर उन चीजों को इम्प्रूव करो और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, वही रामबाण है इस पेपर को निकालने का, ठीक है। अब बताओ आगे। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली ममराज बेटा, बिल्कुल 6 to 8 एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन ओनली फॉर सीटेट। सीटेट ही तो गोल नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा, टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स क्रैक करने होंगे, है ना। तो फिर सिर्फ एनसीईआरटी आगे तक भी पढ़ लो, छुट्टी एक बार पढ़ के, है ना। और हाँ एक और चीज बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे नोट मांगते हैं और बोलते हैं कि नोट्स ले लो मेरे, अपना खुद का बनाओ नोट्स, ठीक है। किसी के भरोसे नहीं रहना, किसी के भी, या तो तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो कि और दूसरे के नोट से पढ़ लेंगे, उसने तो दिमाग लगा लगा के बनाया, उसको तो 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है। ओके अभी तो मतलब हमने चीजें शुरू करी हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका इतना प्रीवियस ईयर पढ़ा देंगे तो पेपर निकाल लोगे, लेकिन लेटर ऑन ऑब्वियसली सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ सेल्फ नोट यूजफुल होता है। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी? टीजीटी के लिए 10th तक एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। 10th तक नहीं पढ़ना, 12th तक पढ़ना है, नहीं होने वाला 10th तक भैया, 12th तक के क्वेश्चन करना है, करा देंगे क्या, अभी तो हम यहाँ हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो हिस्ट्री टफ लगता है, हम है ना, ऐसे पहले ही हम लोग ऐसा अरे हिस्ट्री पढ़ने पड़ रही है, नहीं, अरे हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, वाओ, तो ज्यादा याद रहेगा, है ना। चलो कहने के तरीके होते हैं, चलो ठीक है डन। हाँ प्लेलिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, प्लेलिस्ट बनवा देंगे, अभी अभी बोल देंगे, ठीक है। चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वाला लॉट्स ऑफ लव, लव यू ऑल सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में ठीक 11 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।